पिछले वीडियो में रीड पीपल लाइक अ बुक पार्ट 1 में आपने सीखा लोगों को पढ़ना एक कला है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार हम और गहराई में जाएंगे, जानेंगे वो रहस्य जो आपको लोगों के असली इरादे समझने में मदद करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक पावर ऑफ बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि यहाँ हर किताब सिखाती है जीने का नया तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये ज़रूरतें एक तय क्रम में चलती हैं। कुछ लोगों की सबसे बड़ी चिंता पैसा कमाना और अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना होती है, जबकि कुछ लोग प्यार और रिश्तों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। वहीं कुछ लोग अपने करियर, पहचान और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं। ये समझना कि कोई व्यक्ति किस स्तर पर है, हमें यह जानने में मदद करता है कि वह किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रेरित होगा और उसका व्यवहार कैसा रहेगा। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए ज़रूरतों का एक क्रम बनाया, जिसे मज़लोस हायरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है। इसमें इंसान की ज़रूरतों को 5 स्तरों में बांटा गया है। सबसे नीचे की ज़रूरतें सबसे बुनियादी हैं, और जैसे जैसे कोई व्यक्ति इन ज़रूरतों को पूरा करता जाता है, वह अगले स्तर की ओर बढ़ता है। अगर आप यह पहचान लेते हैं कि कोई व्यक्ति इस सीढ़ी पर कहाँ खड़ा है, तो आप यह भी समझ सकते हैं कि वह किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा और भविष्य में कैसे निर्णय लेगा। सबसे पहला स्तर शारीरिक ज़रूरतों का होता है। इसमें खाना, पानी, नींद और बुनियादी आराम जैसी चीज़ें आती हैं। अगर किसी व्यक्ति की ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो उसका पूरा ध्यान इन्हीं चीज़ों पर रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बेरोज़गार है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उसकी सबसे बड़ी चिंता यह होगी कि वह अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को कैसे पूरा करे। उसे इस समय रिश्तों या आत्मसम्मान जैसी चीज़ों की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि उसका दिमाग पहले यह सुनिश्चित करेगा कि वह जीवित रह सके। अब सोचिए, अगर कोई इंसान खाने के लिए संघर्ष कर रहा है और आप उससे यह कहें कि उसे अपने आत्मविकास पर ध्यान देना चाहिए, तो क्या वह इसे गंभीरता से लेगा? शायद नहीं, क्योंकि उसकी प्राथमिकता अभी सिर्फ अपने पेट की भूख मिटाना है। यही कारण है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें पहले यह देखना चाहिए कि उसकी ज़रूरतें किस स्तर की हैं। अगर कोई इंसान बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है, तो उसे किसी बड़ी प्रेरणा की बात करने से पहले उसकी मौजूदा स्थिति को समझना ज़रूरी है। दूसरा स्तर सुरक्षा की ज़रूरतों का है। इसमें नौकरी की स्थिरता, घर, सेहत और भविष्य की सुरक्षा जैसी चीज़ें आती हैं। अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, तो अब वह अपनी ज़िंदगी में स्थिरता चाहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है लेकिन उसे हर समय नौकरी जाने का डर बना रहता है, तो उसकी चिंता पैसे से आगे बढ़कर सुरक्षा की हो जाती है। वह ऐसे फैसले लेगा जो उसे ज़्यादा स्थिरता और सुरक्षा दें, भले ही वह ज़्यादा बड़े अवसरों को न अपनाए। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत सुरक्षित महसूस करता है, तो आप नोटिस करेंगे कि वह रिस्क लेने में ज़्यादा सहज होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर समय डर में जी रहा है, जैसे कि उसे लगता है कि उसकी नौकरी कभी भी जा सकती है या उसका घर सुरक्षित नहीं है, तो उसका व्यवहार अलग होगा। वह अपने फैसलों में सतर्कता रखेगा, बदलाव से बचेगा और किसी भी ऐसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेगा जिससे उसकी स्थिरता को खतरा हो। तीसरा स्तर सामाजिक ज़रूरतों का है। जब कोई व्यक्ति अपनी बुनियादी और सुरक्षा की ज़रूरतें पूरी कर लेता है, तो वह अब रिश्तों, दोस्ती और समाज से जुड़ाव की तलाश करता है। उसे यह महसूस होने लगता है कि सिर्फ पैसा और सुरक्षा ही काफ़ी नहीं है, उसे किसी के साथ की भी ज़रूरत है। इसी स्तर पर लोग रिश्तों को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं और समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है और आप उसे करियर में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, तो वह ज़्यादा उत्साहित नहीं होगा। उसकी प्राथमिकता अभी करियर नहीं, बल्कि किसी के साथ का एहसास है। यही वजह है कि जब कोई इंसान इस स्तर पर होता है, तो उसकी प्राथमिकताएं उसके दोस्तों, परिवार और रिश्तों के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। अब अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो हमेशा लोगों के साथ समय बिताना पसंद करता है, तो यह समझना आसान हो जाता है कि वह इस स्तर पर है। उसे अकेले रहना पसंद नहीं और उसकी ज़रूरतें उन चीज़ों से जुड़ी हैं जो उसे अपनापन महसूस कराती हैं। अगर वह इस स्तर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो वह उदास या असहज महसूस करने लगेगा। चौथा स्तर आत्मसम्मान की ज़रूरतों का है।
जब कोई व्यक्ति रिश्तों और सामाजिक जुड़ाव से संतुष्ट हो जाता है तो अब उसे पहचान और सम्मान की ज़रूरत महसूस होने लगती है। उसे अब यह चाहिए कि लोग उसकी सराहना करें, उसकी सफलता को स्वीकार करें और उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखें। यही कारण है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियां दिखाने में दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि उन्हें इससे सम्मान और पहचान मिलती है। इसी स्तर पर लोग ज़्यादा मेहनत करके अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, नए कौशल सीखते हैं और अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस स्तर पर है तो उसे प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि उसे यह एहसास दिलाया जाए कि वह मूल्यवान है और उसकी उपलब्धियों को सराहा जाता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो हमेशा अपने काम की तारीफ चाहता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वह आत्मसम्मान की ज़रूरत के स्तर पर है। वह यह सुनना चाहता है कि उसने अच्छा किया, क्योंकि यही उसकी प्रेरणा है। आखिरी और सबसे ऊंचा स्तर आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सम्मान और पहचान पा लेता है तो अब वह खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करने लगता है। वह सिर्फ पैसे, रिश्तों या पहचान के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीने की कोशिश करता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं और समाज में कुछ नया योगदान देना चाहते हैं। वे कला, विज्ञान, नवाचार, समाज सेवा और आत्म विकास जैसी चीज़ों में रुचि लेने लगते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इस स्तर पर है और आप उससे सिर्फ पैसे कमाने की बात करते हैं तो उसे यह ज़्यादा प्रेरित नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्राथमिकताएं अब अलग हो चुकी हैं। वह सिर्फ खुद की भलाई के बारे में नहीं, बल्कि समाज और दुनिया के बारे में सोचने लगा है। अगर आप यह समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति मास्लो की इस ज़रूरतों की सीढ़ी पर कहाँ खड़ा है, तो आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। किसी की ज़रूरतें अगर बुनियादी हैं तो उसे सुरक्षा और स्थिरता चाहिए। अगर वह रिश्तों की तलाश में है तो उसे अपनापन चाहिए। अगर वह पहचान चाहता है तो उसे सराहना चाहिए। और अगर वह आत्म साक्षात्कार के स्तर पर है तो उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उसके जीवन को एक गहरे उद्देश्य से जोड़ सके। जब आप इस मॉडल को अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपको लोगों को समझने में आसानी होती है। आप ये जान पाते हैं कि कौन किस चीज़ से प्रेरित होगा, कौन किस तरह के फैसले लेगा और किसे किस तरीके से प्रेरित किया जा सकता है। इससे न सिर्फ आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि आप लोगों के साथ ज़्यादा गहरी समझ भी बना पाते हैं। हर इंसान के भीतर एक अहंकार, ईगो होता है, जो उसे खुद को अच्छा महसूस कराने और आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करता है। जब भी कोई चीज़ हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है या हमें असुरक्षित महसूस कराती है तो हमारा दिमाग हमें उस तकलीफ से बचाने के लिए कुछ तरीके अपनाने लगता है। ये तरीके डिफेंस मैकेनिज्म्स कहलाते हैं। ये हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हम खुद भी नहीं समझ पाते कि हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम ये पहचान सकें कि कोई व्यक्ति किस तरह अपने अहंकार की रक्षा कर रहा है तो हम उसकी असली भावनाओं और डर को समझ सकते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करता है और हमेशा दूसरों को दोष देता है तो इसका क्या मतलब है? हो सकता है कि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बच रहा हो, क्योंकि इससे उसका आत्मसम्मान चोटिल हो सकता है। वह यह सोच भी नहीं सकता कि वह गलती कर सकता है, इसलिए उसका दिमाग उसे एक आसान रास्ता दिखाता है, दूसरों को दोष देने का। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसे प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसमें इंसान अपनी कमजोरियों को दूसरों में देखने लगता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, लेकिन वह खुद को शांत और संयमित दिखाने की कोशिश करता है। जब भी कोई उससे कहता है कि वह बहुत गुस्सैल है तो वह तुरंत जवाब देता है, मैं गुस्सैल नहीं हूं, तुम खुद बहुत चिड़चिड़े हो। यह भी प्रोजेक्शन का एक उदाहरण है, क्योंकि वह अपनी नकारात्मक भावना को स्वीकार करने की बजाय उसे दूसरों पर डाल रहा है। अगर आप इस पैटर्न को समझ जाते हैं तो आप यह पहचान सकते हैं कि उसका असली डर यह है कि वह खुद को गुस्से वाला व्यक्ति मानने से डरता है। एक और आम डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल, इनकार करना। इसमें व्यक्ति किसी सच्चाई को स्वीकार करने से ही इनकार कर देता है, चाहे वह कितनी भी साफ क्यों ना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्च करता है और कर्ज में डूब चुका है, लेकिन जब भी कोई उसे इस बारे में कुछ कहता है तो वह जवाब देता है, मुझे कोई समस्या नहीं है,
मेरे पास सब कुछ नियंत्रण में है। ये डिनायल है। वह सच्चाई को देखने की बजाय उसे नज़रअंदाज कर रहा है, क्योंकि सच्चाई को स्वीकार करना उसके अहंकार के लिए मुश्किल हो सकता है। कई बार लोग रैशनलाइजेशन, तर्क देना का सहारा लेते हैं। इसका मतलब है कि वे अपनी गलतियों के लिए बहाने बना लेते हैं ताकि उन्हें बुरा महसूस ना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में फेल हो जाता है और कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं होता, वैसे भी यह परीक्षा बेकार थी। असल में उसे फर्क होता है, लेकिन अगर वह इसे स्वीकार कर ले तो उसे निराशा महसूस होगी। इसलिए वह खुद को यह समझाने लगता है कि परीक्षा की कोई अहमियत ही नहीं थी। इस तरह वह अपने अहंकार को बचाने की कोशिश करता है। एक और दिलचस्प डिफेंस मैकेनिज्म है रिप्रेशन, दबाना। इसमें व्यक्ति अपने दर्दनाक अनुभवों या भावनाओं को अपने अवचेतन मन में दबा देता है ताकि उसे इनसे न जूझना पड़े। मान लीजिए किसी बच्चे को बचपन में बहुत डांटा गया हो, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो उसे अपने बचपन की ये बातें याद ही नहीं रहती। ये इसलिए होता है क्योंकि उसका दिमाग इन कड़वी यादों को इतनी गहराई में दबा देता है कि वे सतह पर आती ही नहीं। लेकिन ये दबी हुई भावनाएं फिर भी उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। हो सकता है कि वह आलोचना से बहुत डरता हो या हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करता हो। अगर हम यह समझ सकें कि कोई व्यक्ति किन चीज़ों को अपने दिमाग में दबा रहा है, तो हम यह भी जान सकते हैं कि वह किन असली डर या तकलीफ़ों से जूझ रहा है। रिग्रेशन, बचपन जैसी हरकतें करना, भी एक आम डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें इंसान किसी तनावपूर्ण स्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए पुराने बचपन वाले व्यवहार करने लगता है। कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने पर अचानक रोने लगते हैं या कोई ऐसा तरीका अपनाने लगते हैं जो उन्होंने बचपन में अपनाया था। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में बहुत दबाव में है और वह हर छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है या चिड़चिड़ा हो जाता है, तो हो सकता है कि वह रिग्रेशन का इस्तेमाल कर रहा हो। उसका दिमाग उसे बचपन की उस अवस्था में ले जा रहा है जब उसे अपने गुस्से के जरिए ध्यान और सहारा मिलता था। कई बार लोग डिस्प्लेसमेंट, भावनाओं को दूसरी जगह निकालना का सहारा लेते हैं। इसमें इंसान अपनी असली भावनाओं को उस व्यक्ति पर नहीं निकालता जिससे वह परेशान है, बल्कि किसी और पर निकाल देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस में अपने बॉस से डांट खाकर घर आता है, लेकिन वह गुस्सा अपने परिवार या दोस्तों पर निकालने लगता है। उसका असली गुस्सा बॉस पर है, लेकिन चूंकि वह बॉस पर गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए उसका दिमाग उसे एक आसान विकल्प देता है, किसी कमजोर या सुरक्षित व्यक्ति पर गुस्सा निकालना। कुछ लोग सब्लिमेशन, रचनात्मक रूप में भावनाओं को बदलना का इस्तेमाल करते हैं, जो एक सकारात्मक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाओं को किसी रचनात्मक या उत्पादक गतिविधि में बदल देता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल हो सकता है, लेकिन अगर वह इस गुस्से को खेल, व्यायाम या कला में लगाता है तो वह इसे एक अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकता है। कई कलाकार, लेखक और खिलाड़ी अपनी भावनाओं को रचनात्मक कार्यों में बदलकर इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पावर ऑफ बुक को, जहां हर किताब से मिलती है नई सीख, नई सोच और एक नई दिशा।